नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका ज्योग्राफी क्लास में। और ज्योग्राफी में आज का जो टॉपिक है एक सेक्शन के रूप में शुरू होगा, लेकिन ये ओशनोग्राफी का टॉपिक है। क्लाइमेटोलॉजी आपका चल चुका है। ये पिछली क्लास में हमने क्लाइमेटोलॉजी क्लाउड बता दिया था और आज हम ओशनोग्राफी शुरू करेंगे। लेकिन ओशनोग्राफी शुरू करने के पहले जितने सारे लोग हैं, अगर चैनल पे बने हुए हैं तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से आपका तो कॉन्फिडेंस जो हो, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। शेयर भी कीजिए और लोगों को कहिए सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा चैनल है ज्योग्राफी के लिए। तो अब हम आते हैं आगे वाले सेक्शन में और आगे में देखते हैं कि समुद्र में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के रूप में पूछी जा सकती है। तो आइए हम देखते हैं ओशनिक स्ट्रक्चर को। तो पहला चैप्टर होगा ओशनिक स्ट्रक्चर यानी समुद्री संरचनाएं। तो एक एक करके सारे चैप्टर्स आपके सामने खुलते चले जाएंगे। तो समुद्री संरचनाएं में क्या क्या हैं इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जाननी चाहिए, उसको देखते हैं। पहले मुझे बताइए आप कि अगर मैं आपको समुद्र के अंदर ले जाऊं, समुद्र के नीचे ले जाऊं, तो क्या समुद्र के अंदर बिल्कुल मैदानी क्षेत्र मिलेगा, एकदम प्लेन जमीन मिलेगी, या फिर ऊंची नीची जमीन मिलेगी? यानी समुद्र के नीचे वही असलाकृति मिलेगी जो महाद्वीप के ऊपर होती है, या फिर कुछ अलग होती है? तो देखिए, कहा जाता है कि जब पृथ्वी हमारी बननी शुरू हुई थी तो ये सब सन से ही निकली थी, और सन से जब निकली थी तो कहा गया था कि इसका जो शेप था कहीं ऊपर हो गया, कहीं नीचे हो गया, क्योंकि ये कूलिंग प्रोसेस में आप जानते हैं कि उबड़ खाबड़ स्थलाकृति का जन्म होता है। इसका एवरेज साइज अगर मिलाएंगे तब एस्फेरिकल होता है, लेकिन जब आप देखेंगे इसको तो कहीं धरती गहरी है, कहीं ऊंचाई है। तो जो गहरे वाले पार्ट हैं उसमें पानी का जमाव हो गया। पानी का जमाव कैसे हुआ उसको हम एवोल्यूशन ऑफ अर्थ में बताएंगे, जो आपको एक थियरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। और उसके पहले कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, कैसे अर्थ का विकास हुआ है, उन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन जो गहरा पार्ट्स था उसमें समुद्र आ गया और 71% क्षेत्र में ये पानी से ढक दिया। तो आप जानते हैं समुद्र के अंदर की जो स्थलाकृति है वैसी ही है जैसे महाद्वीप में ऊंची नीची स्थलाकृति हैं। उसी तरह से पठार पाए जाते हैं समुद्र के अंदर ही, उसी तरह से पर्वत भी पाए जाते हैं जिसको हम कटक कहते हैं, रिज कहते हैं। और समुद्र में कहाँ कहाँ कौन सी संरचना पाई जाती है उसी के बारे में आज हम जिक्र करेंगे आपके साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ समुद्री संरचना तक। तो आइए देखते हैं समुद्री संरचनाएं क्या क्या हैं, किस तरह से आपको इस चैप्टर को हैंडल करना है। तो आइए हेडिंग दीजिए ओशनिक स्ट्रक्चर। ओशनिक स्ट्रक्चर में आते हैं। ओशनिक स्ट्रक्चर, समुद्री संरचनाएं, ओशनिक स्ट्रक्चर, समुद्री संरचना है ओशनिक स्ट्रक्चर। तो देखते हैं ओशनिक स्ट्रक्चर्स को। देखिए, समुद्री संरचनाएं जानने के पहले आपको एक फिगर बना लेना चाहिए, जो अपने नोटबुक के हॉरिजेंटल सेक्शन में बनाइए, लिटा के बनाइए। जो जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही आपको बनाना चाहिए। तो ये देखिए, समुद्री संरचना को इस तरह से आपको बनाना है। ये समुद्र की धरती है। समुद्र की धरती का मतलब है ये है ओशियनिक क्रस्ट, समुद्री धरती, जिसको हम कहते हैं समुद्री भू प्रॉपर्टी, यानी ओशनिक क्रस्ट है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें पानी भरा हुआ है, ये जो क्षेत्र है ये पूरा क्या है, पानी, पानी भरा हुआ क्षेत्र है। ऐसे समझिए, ये पानी का क्षेत्र है, पानी भरा हुआ है, ये पूरा पानी का क्षेत्र है। अब देखिए, ओशनिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये समुद्री संरचना में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जगह है यहां से महाद्वीप आपका शुरू होता है। तो ये जो ओशनिक स्ट्रक्चर है इसमें महाद्वीप यहाँ से शुरू हुआ। जैसे सपोज कीजिए ये कॉन्टिनेंट का क्षेत्र है और यहाँ पे कोस्ट है। कोस्ट का मतलब क्या होता है, तट होता है। तो यहाँ कोस्ट है। तो जहाँ तक पानी
आ रहा है, यहाँ के बाद समुद्र की स्थिति है, इसके बाद यह कोस्ट है। अब कोस्ट के बाद जो पानी के नीचे की ज़मीन है, जैसे सपोज कीजिए ये जो ज़मीन है ये पानी की नीचे की ज़मीन है। यहाँ से अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक ये जो पहला क्षेत्र होता है जो पानी के नीचे होता है, ये जो रीजन है, इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ। याद रखिएगा हमेशा, कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहते हैं इसको, समझ गए। महाद्वीपीय मग्न तट इसका नाम है, इसका नाम मग्न तट होता है, मग्न तट, मग्न तट, जिसको हम महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं, क्योंकि ये कभी महाद्वीप का पार्ट हुआ करता था, मग्न तट। और समुद्र के ऊपर हो जाने से, यानी ग्लेशियर के पिघल जाने से ये ऊपर आ गया और ये महाद्वीप के कुछ पार्ट को समुद्र में अंदर खींच लिया। तो ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, इसकी गहराई कम होती है। तो समझ गए, ये जो क्षेत्र है ना कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसकी गहराई कम होती है। तो कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। कुछ जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये इसकी गहराई कम होती है, औसतन इसको कहा जाता है 200 फीट, ये गहरा होता है। इसका डेप्थ जो होता है 200 फीट होता है, याद रखिएगा। इसकी गहराई 200 फीट, 200 फीट नहीं 200 मीटर इसको लिख सकते हैं आप, 200 मीटर तक होती है, 200 मीटर तक इसकी गहराई होती है। और आप जानते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये किसी भी देश के लिए, ये किसी भी देश के लिए खास महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि समुद्र में अधिकतर मानव जो संसाधन निकालता है, जैसे तेल निकालता है, नेचुरल गैस निकालता है, फिशिंग करता है, या आयोडीन निकालता है, या मैग्नीशियम की प्राप्ति होती है, ये सब इसी कॉन्टिनेंटल शेल्फ से ही हमें मिलता है, चाहे सी फूड हो या कोई भी चीज़ हो। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये कहलाता है हमारा EEZ क्षेत्र, EEZ। याद रखिएगा क्या कहलाता है, तो इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं इसको, अनन्य आर्थिक क्षेत्र इसको हिंदी में कहा जाता है। और ये होता क्या है वास्तव में, तो EEZ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे सपोज कीजिए ये इंडिया का अपना समुद्री क्षेत्र है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी। तो मैं आपको बता दूं कि वह क्षेत्र जिसमें मानव इकोनॉमिक रिसोर्स निकालता है और जो परमिशन मिला हुआ है UNO की तरफ से इंडिया को या किसी भी देश को समुद्र में संसाधन निकालने का, समझ गए। तो ये समुद्र में ऐसा नहीं है कि पूरे समुद्र पे हम अधिकार कर लेंगे, हम वहीं तक जा सकते हैं जहां तक परमिटेड है, और जहां तक इकोनॉमिक रिसोर्स निकालने का अधिकार मिला हुआ है हमें, वो EEZ क्षेत्र कहलाता है। तो ये जो EEZ क्षेत्र है ये हमारा या किसी भी देश का 200 नॉटिकल माइल्स होता है, याद रखिएगा 200 नॉटिकल माइल्स होता है। और अगर मैं कहूँ कि 1 नॉटिकल माइल्स कितना होता है, तो ये 1856 मीटर होता है, समझ गए, 1856 मीटर होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ से तो हम मत्स्यन कर सकते हैं, मछली पकड़ने का अधिकार हमारा है, इससे आगे तो आपको मछली मिलेगा भी नहीं, क्योंकि यहीं पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है या महाद्वीपीय मग्न तट है, यहीं पे मैक्सिमम मछलियाँ जो खाने वाली होती हैं वही मिलती हैं। अब ये जो क्षेत्र होता है EEZ क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये हो सकता है कि किसी देश के समझौते से ये कम भी हो जाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे श्रीलंका है, तो अगर हम 200 नॉटिकल मिल्स आगे जाएंगे, इसका मतलब क्या है, श्रीलंका में घुस के मछली पकड़ेंगे, तो श्रीलंका क्या पकड़ेगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम एक समझौता करेंगे, और यहाँ इस समझौता जिसको हम कहते हैं जल संधि, तो जल संधि के इधर वाला जमीन हमारे अधिकार क्षेत्र में होगा और इधर वाला श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में। जैसे इंडिया श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है, पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट ये इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है, जो बंगाल की खाड़ी को यहाँ पे मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। तो समझ रहे हैं ना, EEZ आप समझ गए। अब आइए जरा कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में थोड़ा सा बता दें हम आपको। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इसकी जो गहराई है मैंने बताया 200 मीटर होती है।
दूसरा, इसका जो स्लोप होता है ना, ये थोड़ा कम होता है, ढाल इसको जो कहते हैं। जैसे जमीन जो ढलाऊ जमीन है, तो इसका ढलाऊ जमीन कितना से कितना डिग्री होता है, 1 से 3 डिग्री तक होता है, याद रखिएगा। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यहीं पे मैक्सिमम रिसोर्सेस पाए जाते हैं, मैक्सिमम रिसोर्सेस। तो मैक्सिमम रिसोर्सेस में पहले तो ये आप लिख लीजिए डेप्थ, उसके बाद स्लोप लिख लीजिए। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ये जो समुद्र का क्षेत्र है, यही एकमात्र क्षेत्र है जो कंप्लीटली फोटोस्फेरिक जोन होता है, तो इट इज फोटोस्फेरिक जोन। फोटोस्फेरिक जोन किसको कहते हैं? वह फोटोस्फेरिक जोन उसको कहते हैं जहां प्रॉपर सनलाइट मिले, और समुद्र में याद रखिएगा 200 मीटर गहराई तक ही सनलाइट आता है, उससे नीचे नहीं जा सकता है। तो समुद्र का जो फोटोस्फेरिक जोन होता है वो सिर्फ 200 मीटर तक ही होता है, याद रखिएगा इसको। तो फोटोस्फेरिक जोन कंप्लीटली ये होता है, इसलिए सर्वाधिक यहाँ जैव विविधता पाई जाती है। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी यहीं होती है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी याद रखिएगा, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यहीं होती है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा यहीं पे आप फिशिंग करते हैं, फिशिंग। और आप जानते हैं फिशिंग सेंटर को हम बैंक कहते हैं, बैंक याद रखिएगा। जैसे डॉगर बैंक है, जॉर्जेस बैंक है, तो कॉमर्शियल फिशिंग सेंटर ये बैंक के नाम से जाना जाता है। तो इसी कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे कई सारे बैंक होते हैं, कई सारे बैंक। वो बैंक नहीं जिसमें पैसे का लेना देना या आदान प्रदान होता है या जमा होता है, वो नहीं। ये बैंक होता है जहां कॉमर्शियल फिशिंग होता है। अब देखिए, यहीं पे आपका क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का क्षेत्र डेवलप होता है। तो नेचुरल गैस का मतलब प्राकृतिक गैस, और क्रूड ऑयल का मतलब खनिज तेल, यही इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तीसरा, ये सब क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो समुद्र में भारी मात्रा में आप मैग्नीशियम की प्राप्ति करते हैं, मैग्नीशियम। तो ये समुद्र बहुत बड़ा मैग्नीशियम का सोर्स होता है। दूसरा, याद रखिए, मीथेन गैस। अगर मैं आपसे कहूं कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे एक बहुत बड़ा गैस का सोर्स होता है, वो कौन सा गैस होता है, तो वो मीथेन गैस का सोर्स होता है। क्योंकि सड़ी गली चीज़ों से, जैसे समुद्र में कोई भी बायोडाइवर्सिटी अगर गल जाए, सड़ जाए, तो वो नीचे जाके बैठ जाता है और दलदल बन जाता है, कीचड़ बन जाता है। और इस कीचड़ में ये इस तरह के कार्बन कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, जो फॉसिल्स फ्यूल्स के रूप में भी होते हैं और मीथेन गैस के रूप में तो होते ही होते हैं। तो समुद्र की धरती बहुत बड़ा सोर्स है मीथेन गैस का। इसके साथ साथ यहाँ पे इस जगह से आप यूरेनियम भी प्राप्त कर सकते हैं। यूरेनियम का कुछ सब्स्टिट्यूट है, जैसे आप देखिएगा कि केरल के तट पे मोनाजाइट पाया जाता है, मोनाजाइट। केरल के तट पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ में भी ये मोनाजाइट का अंश होता है। थोरियम पाया जाता है, थोरियम। इसके अलावा केरल के कोस्ट पे इल्यूमिनाइट होता है जो टिटेनियम का सोर्स होता है। टिटेनियम एक खनिज है जो केरल के तट पे पाया जाता है। तो ये जो सोर्स है, ये सब कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कोस्टल रीजन के बीच का सोर्स होता है, यहाँ से आप प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए इस क्षेत्र का नाम ही हम EEZ रख देते हैं, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। हिंदी में इसको कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो ये तो बात हो गई कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि भाई इंडिया में, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि भाई इंडिया में ये चीज आप बताइए, इंडिया में ये चीज बताइए कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है किधर ज्यादा है और किधर कम है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है कि इंडिया में कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्यादा किधर है, महाद्वीपीय मग्न तट किधर ज्यादा है, यानी पश्चिम में ज्यादा है या पूरब में ज्यादा है। तो ये एरिया यहाँ ज्यादा है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ अरब सागर में, अरबियन सी तरफ ज्यादा है। वेस्टर्न कोस्ट में मैक्सिमम है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, समझ गए। जिधर अरब सागर है उधर मैक्सिमम है, समझ गए। इधर मिनिमम है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मिनिमम है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी जो हम महाद्वीपीय मग्न तट की बात कर रहे हैं। उसमें भी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक नदी बहती है, नर्मदा और ताप्ती नदी। याद होगा आपको, यहाँ पे एक नदी है नर्मदा और ताप्ती। तो इस जगह पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये सबसे ज्यादा है, समझ गए।
तो यहाँ पे नर्मदा ताप्ती के पास मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और इधर जो एरिया आप देख रहे हैं वहाँ पे गंगा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये कावेरी बेसिन है, ये कृष्णा है, ये गोदावरी है, ये महानदी है, और इसी तरह से ये गंगा का क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये 30 से 35 किलोमीटर तक है, और इधर जो आप देखेंगे इधर 50 से 60 किलोमीटर तक है। तो यहाँ अरब सागर में कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमारा ज़्यादा है। दूसरा, विश्व स्तर पे अगर आपसे बात किया जाए कि भाई कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ये किस महासागर में सबसे ज़्यादा है, तो ये महासागर है अटलांटिक महासागर। याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर में कॉन्टिनेंटल शेल्फ सबसे ज़्यादा होता है। तो यूएसए का जो पूर्वी तट है और जो यूरोप का पश्चिमी तट है वहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज़्यादा होता है। तो ये अटलांटिक महासागर में। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इसके बाद, अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद कौन सी ज़मीन आपको मिलती है, तो देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र आता है जो थोड़ा सा गहरा होता जाता है, जिसको हम कहते हैं, जैसे आप नदी में जाते हैं ना, नदी में भी आप नहाने जाएंगे तो कुछ क्षेत्र तक, कुछ दूरी तक आपको लगेगा पानी की गहराई कम है, लेकिन थोड़ा आप आगे जाएंगे तो एकाएक आपको लगेगा नहीं नहीं, पानी अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, गहराई बढ़ रही है। इसका मतलब है कि समुद्र में भी इसी तरह की बात होती है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक कुछ दूर तक आप जाएंगे तो आपको गहराई धीरे 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 बढ़ेगी, और एक ऐसा क्षेत्र आएगा उसके बाद जहां गहराई एकाएक बढ़ जाती है बहुत तेज। तो वह जो क्षेत्र होता है, वह क्षेत्र जिसमें एकाएक गहराई बढ़ जाती है, उसको हम कहते हैं, उसका नाम है कॉन्टिनेंटल स्लोप। याद रखिएगा, कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं महाद्वीपीय, महाद्वीपीय ढाल कहते हैं इसको, समझ गए। तो यहाँ का जो फीचर्स है, इसमें एक दो क्वेश्चंस कभी कभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब उसको मैं आपको बता देता हूँ कि ये है क्या चीज। तो अब देखिए, जो ये रीजन आप देख रहे हैं ना, ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये रीजन, इसमें क्या है, तो ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है, इसका जो स्लोप होता है यानी ढाल, जो जमीन का ढाल होता है, ये 1 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक पाया जाता है, 1 से 5 डिग्री तक पाया जाता है। अब यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ के बाद ये जो रीजन है, यहाँ के बाद ढाल एकाएक तेज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी बायोडाइवर्सिटी नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये फोटोस्फेरिक नहीं होता है। तो ये नन फोटो एस्फेरिक होता है, नन फोटो एस्फेरिक, यानी प्रकाश मंडल का क्षेत्र नहीं होता है, प्रकाश यहाँ पे नहीं जा सकते। बस एक चीज होता है कि ये ऐसा सपोज कीजिए कि ये जो क्षेत्र डेवलप्ड हुआ है ना, ये नदियों ने जो सेडिमेंटेशन किया, तो ये पुराना क्षेत्र है जो सेडिमेंटेशन वाला क्षेत्र होता है। नदी भी यहाँ पे सेडिमेंट्स जमा करती है और समुद्र का तल उठ गया तो ये सारा महाद्वीप का समुद्र वाला पार्ट हो गया। लेकिन यहाँ के बाद नदी सेडिमेंटेशन नहीं कर पाई, तो बहुत पहले जब नदी यहाँ तक अपना पानी गिराती थी और यहाँ यहीं तक ये समुद्र का जो पानी है ये यहीं तक हुआ करता था। ग्लेशियर अगर पूरा पहले फैला हुआ था तो ये जो सी लेवल था नीचे था, सी लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो पहले जो था यहीं तक था। तो नदियाँ क्या करती थी, जब यहाँ गिरती तो यहाँ पे ना एक खाई बना दी हुई है। खाई, खाई का मतलब क्या है, तो जब आप देखेंगे, सपोज कीजिए कि एक दीवार पे अगर एक पानी का धार गिराया जाए तो कुछ दिनों बाद या महीनों बाद या सालों बाद उस दीवार पर छेद होने लगता है, एक नाली जैसी रचना डेवलप्ड होने लगती है। तो उसको हम इस रूप में देखें कि समुद्र में यही चीज़ अगर हो रहा है तो उसको हम खाई कह सकते हैं। तो इसको कौन सी खाई कहेंगे, तो सब मैरीन खाई, अंतः सागरीय कंदराएं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सब मैरीन खाई कहाँ डेवलप्ड होता है, सब मैरीन खाई, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये जो है ये एक ट्रेंच है, एक तरह का ट्रेंच है, खाई है, और इसी को कहते हैं सब मैरीन खाई, सब मैरीन ट्रेंच। तो
तो अंतः सागरीय कंदराएं, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? इंग्लिश में तो सब मैरीन ट्रेंच कहेंगे, हिंदी में कहते हैं अंतः सागरीय कंदराएं। अंतः सागरीय कंदराएं। तो ये ट्रेंच है जो डेवलप्ड होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बाद डेवलप होता है ये स्लोप। बस इससे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबमरीन ट्रेंच कहाँ है, कहाँ कहाँ बनते हैं समुद्र में। अब देखिए, इससे अगर आगे हम बात करें, इससे अगर आगे हम बात करें तो हम चले आएंगे अब समुद्र के सबसे गहरे पार्ट में। ये जो देख रहे हैं ना, ये खाई है। अब ये जो खाई है, इसका मतलब है कि ये कौन सी खाई है? तो मैरीन खाई, यानी जैसे मैरियाना खाई देखे हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं ओशनिक ट्रेंच। ओशियनिक ट्रेंच, याद रखिएगा, क्या कहेंगे इसको? ओशियनिक ट्रेंच कहेंगे। ये समुद्री खाई होती है, समुद्री खाई होती है। तो यहाँ के बाद हमने ओशियन क्यों नाम दिया? यहाँ तक कॉन्टिनेंटल नाम दे रहे थे, यहाँ तक कॉन्टिनेंटल। इसका मतलब ये सब पार्ट कभी ना कभी, आज से करोड़ों वर्ष पहले, कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा था, यहाँ समुद्र फैल गया। यानी समुद्र ऐसा नहीं है कि एकाएक पूरा भर गया था, ये भी धीरे धीरे ऊपर हुआ है, इसका भी विकास हुआ है, स्लोली स्लोली डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए इसका डेवलपमेंट हुआ है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो रीजन है ओशनिक ट्रेंच का, आप देख रहे हैं ना, ये जो रीजन आप ओशनिक ट्रेंच का, ये कैसे बना? तो आपको याद होगा प्लेट टेक्टोनिक, मैंने एक चैप्टर बताया था। तो प्लेट टेक्टोनिक में हमने क्या बताया था आपको कि दो तरह का मार्जिन है बेसिकली, जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव बताया था ना। एक विनाशात्मक मार्जिन होता है और एक रचनात्मक मार्जिन होता है। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मार्जिन में आपने देखा है, एक मार्जिन होता है जहां प्लेटें टकरा रही हैं, और दूसरा मार्जिन है जहां प्लेटें क्या हो रही हैं? दूर जा रही हैं। तो जहां प्लेटें टकराती हैं, समझ रहे हैं ना, वहां एक प्लेट क्या होता है? नीचे जाता है और खाई बना देता है। तो याद रखिएगा, जो प्लेटें टकरा रही हैं, या समुद्री प्लेट या महाद्वीपीय प्लेट, तो यहाँ पे खाई बन रहा है। तो इसका मतलब है कि जितनी भी खाई बनेगी वो कौन से मार्जिन पे बनेगी? डिस्ट्रक्टिव मार्जिन पे या कंस्ट्रक्टिव मार्जिन पे? तो वो डिस्ट्रक्टिव मार्जिन पे बनेगी, याद रखिएगा। यानी विनाशात्मक दरार वो बनता है, विनाशात्मक वो बन जाता है जहां पे विनाशात्मक प्लेट बनता है। प्लेट टेक्टोनिक चैप्टर देख लीजिए, उसमें समझ में आएगा। तो ये जितने भी ट्रेंच हैं, ये जो ट्रेंच हैं, ये सब डिस्ट्रक्टिव मार्जिन या डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स के पास डेवलप होता है। तो दुनिया में कई सारे ट्रेंच हैं, कई सारे ट्रेंच हैं, जिसमें मुझे बताइए सबसे गहरा खाई कौन सा है? तो ये सबसे गहरी खाई मैरियाना खाई है। तो मैरियाना खाई सबसे गहरी खाई है, जो 11,033 मीटर गहरी है। अब ये है कहाँ पे? तो ये मैरियाना आइलैंड है, जो फिलीपींस का आइलैंड है। ये फिलीपींस का आइलैंड है, और वहीं पे मैरियाना आइलैंड है, वहीं बना है। तो मैरियाना आइलैंड वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरी खाई है। तो ये पैसिफिक ओशियन में है, याद रखिएगा। कहाँ है ये? पैसिफिक ओशियन में है। तो वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच किसको कहते हैं? मैरियाना ट्रेंच को। और ये मैरियाना ट्रेंच कहाँ है? तो मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशियन में, मैरियाना आइलैंड्स के ईस्ट साइड में बना हुआ है। तो ये मैरियाना है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि अटलांटिक की सबसे गहरी खाई कौन सी है? अटलांटिक की सबसे गहरी खाई कौन सी है? पोर्टो रिको ट्रेंच, पोर्टो रिको ट्रेंच, पोर्टो रिको ट्रेंच। तो ये जो पोर्टो रिको ट्रेंच है, पोर्टो रिको ट्रेंच, ये जो आप देख रहे हैं पोर्टो रिको ट्रेंच, ये अटलांटिक की सबसे गहरी खाई है, जो वेस्ट इंडीज के पास बनी है। समझ रहे हैं? ये वेस्ट इंडीज के पास बनी हुई है, वेस्ट इंडीज के पास। तो ये खाई है। इसी तरह से अगर आप कहेंगे हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है, तो ये है सुंडा खाई। समझे? सुंडा ट्रेंच है, जो जावा द्वीप के पास है। सुंडा खाई कहाँ है? हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई, जो जावा, जावा आइलैंड है एक, जावा आइलैंड कहाँ का है? तो इंडोनेशिया का, वहीं पे है, इंडोनेशिया का ये है। तो ये जो है वहीं पे आप देखेंगे इसको,
है। तो ये सुंडा खाई आप समझ ही रहे हैं कहाँ पे है, वेस्ट इंडीज के पास है, जो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। तो इंडियन ओशन को आईओ मैंने लिख दिया है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए समुद्र का क्या स्ट्रक्चर है। अब उस फिगर को मैं मिटाता हूँ और नीचे वाले को भी मैं मिटाता हूँ। तो ये आप तो अब आइए देखिए, अब ये जो ट्रेंच है, ट्रेंच तक तो आपको पता चल गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ट्रेंच के बाद क्या होगा, ट्रेंच के बाद क्या होगा, तो ट्रेंच के बाद आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये अब यहाँ के बाद स्थलाकृति की उच्चावच यानी ऊंची नीची जमीन अब समाप्त हो गई, यानी टोपोग्राफिकल डाइवर्सिटी समाप्त हो गई। और समुद्र की जो गहराई है, ये जो डेप्थ आप देखेंगे, ये जो डेप्थ आप देखेंगे यहाँ से, तो ये डेप्थ औसतन पहुंच जाती है 3700 मीटर। समझ गए। तो इस क्षेत्र को हम ओशनिक प्लेन कहते हैं, ओशनिक प्लेन, समुद्री मैदान, समुद्री मैदान। तो इसको हम कहते हैं ओशनिक प्लेन। अब याद रखिएगा ओशनिक प्लेन ये समुद्र का सबसे बड़ा क्षेत्र होता है। और अगर समुद्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है तो ये किस महासागर में होगा, प्रशांत महासागर में। इसका जो क्षेत्रफल है सबसे ज्यादा है प्रशांत महासागर में, सबसे ज्यादा पैसिफिक ओशियन में है, ओशनिक प्लेन का है। अथाह जमीन होती है, औसत गहराई 3700 मीटर है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये ओशनिक प्लेन, ये जो ओशनिक प्लेन है, यहाँ पे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप जैसे जैसे पृथ्वी में सॉरी समुद्र में नीचे की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो पानी क्या होगा, ठंडा होता चला जाएगा। और समुद्र की गहराई में या यहाँ पे ओशनिक प्लेन के पास 4 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो समुद्र का जो मिनिमम टेम्परेचर होता है जो गहराई में होता है वो 4 डिग्री ही होता है, क्योंकि 4 डिग्री के बाद कोई भी पानी धीरे धीरे बर्फ के रूप में तब्दील होगा। और 4 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जैसे ही करेंगे तो उसकी डेंसिटी कम होने लगती है, क्योंकि मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री तक होती है। उसके बाद उसकी डेंसिटी कम होगी, तो पानी की डेंसिटी से जैसे ही कम होगी तो बर्फ के रूप में चेंज होगी, तो वो ऊपर चली जाती है। इसलिए समुद्र ऊपर से जमा होता है, नीचे आप देखेंगे कि पानी होता है, उसमें मछलियां तैरती रहती हैं। तो समझ रहे हैं ना। तो ये गहराई का मिनिमम टेम्परेचर 4 डिग्री होता है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा ओशनिक प्लेन से, हाँ। लेकिन इसके बाद जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर जो समुद्र का बिल्कुल बीच वाला स्ट्रक्चर है, जहाँ पे ये देख रहे हैं ना एक छोटी सी पहाड़ी जैसी स्थलाकृति का जन्म हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे, इसको हम ओशनिक रिज कहते हैं, ओशनिक रिज। याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं ओशनिक रिज, यानी इसको समुद्री कटक कहते हैं, समुद्री कटक। क्या कहते हैं, तो ओशनिक रिज कहते हैं, ओशनिक रिज। इसको मैं मिटा देता हूं। ये देखिए, तो ओशनिक रिज कहाँ पे होता है, तो समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच होता है। अब इसका कारण क्या है ओशनिक रिज बनने का, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले, क्या बताया था, तो देखिए समुद्र में बीचों बीच एक दरार होती है। ये यहाँ पे धरती फटी हुई है, ये धरती फटी हुई है, और यहाँ पर मैग्मा नीचे से ऊपर आ रहा है, ये मैग्मा नीचे से ऊपर आ रहा है। क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे नीचे मैग्मा चैम्बर होता है, ये जो नीचे होता है समुद्री क्रस्ट हो या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो, नीचे मैग्मा होता है। और यहाँ पे धरती फटी हुई है, समुद्र के बीचों बीच धरती फटी हुई है। तो ये नीचे से मैग्मा निकलता है और ऊपर की तरफ आता है, और यहाँ पानी के संपर्क में आते ही ये क्या हो जाता है, ठंडा होने लगता है। और ठंडा होके ये एक पर्वत बनता है। तो समुद्र के अंदर एक पर्वत बनता है जिसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती रहती है। देखिए ये ऊंचाई इसकी लगातार बढ़ती रहेगी, ये लगातार बढ़ती रहती है इसकी ऊंचाई। और एक टाइम आता है जब ये समुद्र के बाहर दिखने लगता है और एक ज्वालामुखी द्वीप बन जाता है। समझ रहे हैं, ये एक वॉल्केनिक आइलैंड्स बन जाता है। तो ये कहाँ पे ये क्रिया होगी, तो ये वॉल्केनिक आइलैंड बन जाता है।
आइलैंड बन जाता है, यानी ये समुद्र के बाहर जब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स के पास बनता है। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हुआ? रचनात्मक प्लेट हुआ ना, रचनात्मक प्लेट। तो रचनात्मक प्लेट के पास क्या होता है कि समुद्र की धरती एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। इसका मतलब है कि वहां पे समुद्र फैल रहा है। इसीलिए 1960 में एक थियरी आई थी, 1960 में, जिसको हैरी हैस महोदय ने दिया था। हैरी हैस महोदय ने दिया था। हैरी हैस का कहना था कि समुद्र की धरती फैल रही है। उन्होंने एक थियरी दिया था, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सागर तल प्रसरण सिद्धांत, सागर तल प्रसरण सिद्धांत उन्होंने नाम दिया था। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग ये 1960 में आया था। ये कहा गया था कि इसमें समुद्र का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स है, और कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स अगर एक से दोनों विपरीत दिशा में जाएंगे तो समुद्र का क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा, जैसे अटलांटिक महासागर का क्षेत्र बढ़ रहा है। इसी तरह से ये जो क्षेत्र है, ये समुद्र का बिल्कुल बीच वाला क्षेत्र होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि इंडिया में, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट पर्वत कौन है? मिड अटलांटिक रिज। इसकी लंबाई है 14,000 किलोमीटर। मध्य अटलांटिक कटक कहलाता है। जैसे अगर मैं स्थलाकृति की बात करूं कि पृथ्वी पे सबसे लंबी स्थलाकृति पर्वत के रूप में कौन सी है, तो मिड अटलांटिक रिज कह सकते हैं उसको। एंडीज माउंटेन तो महाद्वीप की सबसे लंबी संरचना है। लेकिन अगर ओवरऑल पृथ्वी की बात हो कि सबसे लंबी संरचना इसमें से कौन सी है, तो मिड अटलांटिक रिजेज कह सकते हैं आप, मध्य अटलांटिक कटक कहता है। फिर इसके बाद अगर आप जाते हैं आगे, तो फिर से वही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। जैसे इसके इधर अगर आप चले जाएं, तो फिर से ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये रीजन, फिर ये रीजन, फिर ये रीजन, और फिर ये रीजन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? अगर इधर से मैं लूं तो बीच वाला जो पार्ट है ये ओशनिक रिज होगा। जैसे यहां से लीजिए कोस्ट, ये तट हो गया, कोस्ट हो गया। कोस्ट और बीच में क्या अंतर होता है? तो कोस्ट तो आम भी हो सकता है, बीच का मतलब है जहां ह्यूमन एक्टिविटी हो रहा है, मानो कुछ कुछ करता है, वहां नहाता है, धोता है, एंजॉय करता है, दैट इज द बीच। समझ गया ना? और जो कोस्ट है वो जंगल के पास भी समुद्र हो सकता है, तो वो कोस्ट होता है। जैसे इंडिया का जो कोस्टल लाइन है, जो मेनलैंड का कोस्टल लाइन है, 6100 मीटर है। अगर द्वीप को मिला के लिया जाए तो 7516.5 किलोमीटर है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कोस्टल रीजन तो बहुत लंबा रीजन होता है, लेकिन बीच महानगर में हो सकते हैं, कोई रमणीक स्थान पे हो सकता है, कोई टूरिस्ट प्लेस पे हो सकता है। तो बीच एक आर्टिफिशियल सेंटर डेवलप किया जाता है जहाँ ह्यूमन एक्टिविटी हो सके। तो यहाँ पे ये कोस्ट हो गया। फिर ये जो पहला रीजन है, वहाँ देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ का रीजन हो गया। इसको मिटा देता हूँ मैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये रीजन जो अब ये हो गया, ये क्या हो गया? तो ये जो रीजन है ये क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का रीजन है, यानी ये महाद्वीपीय मग्न तट हो गया। फिर ये जो रीजन हुआ, ये क्या हुआ? कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया। तो ये रीजन कौन सा रीजन हो गया? कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया। और फिर महाद्वीपीय मग्न ढाल इसको कह सकते हैं। फिर ये क्या हो गया? तो ये रीजन ये हो गया ओशनिक ट्रेंच। मैंने आपको कहा था कि ओशनिक ट्रेंच यानी समुद्री खाई हो गई। और फिर ये जो रीजन है ये ओशनिक प्लेन हो गया, ओशनिक प्लेन हो गया। तो ये समुद्री मैदानी क्षेत्र हो गया। तो अगर आप मान लीजिए अटलांटिक महासागर की बात करूं, तो एक तरफ नॉर्थ अमेरिका हो गया। अटलांटिक महासागर को वर्ल्ड मैप पे देखिए तो उत्तर अमेरिका एक तरफ हो गया, फिर बीच में ये अटलांटिक महासागर हो गया, और इस तरफ आएंगे तो यूरोप का क्षेत्र हो गया। जैसे ब्रिटेन जहां पे है वो यूरोप हो गया। तो यूरोप एक तरफ और दूसरी तरफ उत्तर अमेरिका, बीच में अटलांटिक महासागर का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लूं,
समुद्र का, तो इस तरह से ये डेवलप्ड होता है। उसके गहराई पार्ट्स को आप ऐसे देखेंगे। इसका मतलब है कि समुद्र का अगर पूछा जाए बिल्कुल बीच वाला क्षेत्र कौन सा होगा, तो समुद्र का बीच वाला क्षेत्र ओशनिक रिज कहलाता है। समझ गए ना? समुद्र का बीच वाला जो क्षेत्र होता है वो ओशनिक रिज कहलाता है। ओशनिक रिज उसको हम कहते हैं। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र है, ये ओशनिक रिज कहलाता है। समझ गए? ओशनिक रिज का क्षेत्र ये होता है। तो ये था आपका समुद्री संरचना तथा इसका कॉन्सेप्ट। तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी, ये जो ओशनिक स्ट्रक्चर के बाद, वो ओशनिक सैलिनिटी की हो सकती है या ओशनिक टेम्परेचर की हो सकती है। तो अभी समुद्र विज्ञान शुरू हुआ है, क्लाइमेटोलॉजी आपका पूरा हो गया है। तो आप बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी बढ़ते रहिए, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ आने वाले हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी हम इस चैनल पे लाएंगे। तो आप देखते रहिएगा, बहुत बेसिक चीज़ होगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ होगा, वो सब आप बना के रखे रहिए और आपके साथ हम शेयर करेंगे। देखिए, मैं जो बातें करता हूँ यहाँ पे स्टडी संबंधित बातें करता हूँ आपसे, आपके साथ, और बहुत सीरियस मोड में क्लास होती है। हो सकता है बहुत सारे लोग को लाइक नहीं आता होगा, क्योंकि सर इतने सीरियस क्यों पढ़ाते हैं। तो बेटा, सीरियस तो होना पड़ेगा आपको। एग्ज़ाम के लिए सीरियस नहीं होंगे अगर इसी तरह की वीडियो देखेंगे जिसमें हंसाया जाता है खूब और एंजॉय कराया जाता है, तो उसमें इतने सारे फैक्ट्स आपको नहीं बताए जाते हैं, और फैक्ट्स भी बताए भी जाते हैं तो इतने कॉन्सेप्ट वे में इतने जोड़ के आपको नहीं बताया जाएगा। तो इस चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए, क्योंकि उनको भी फ़ायदा होगा। और मैं आपको दावा कहता हूँ कि अगर आप पूरा कोर्स अगर आप कर लेते हैं, जो ज्योग्राफी का है या इन्वायरमेंट का है, तो किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन मैं छूटने नहीं देता हूँ। ये तो दावा मैं आपसे करता हूँ। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।